नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी की। जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की पहली गणना की अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन तथा संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारत में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा भी आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए नियम प्रस्तावित किए। यूनिसेफ ने The State of the World's Children 2023 for Every Child वैक्सीनेशन रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राज्य अमेरिका ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच के माध्यम से वैश्विक जलवायु कार्यवाही को प्रोत्साहित करेगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी की है। ये नीति इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस तथा साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है। अंतरिक्ष विभाग इस नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। अंतरिक्ष नीति की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें अलग अलग हितधारकों के लिए अलग अलग भूमिकाएं प्रस्तावित की गई हैं, जैसे कि सरकार के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने की भूमिका रहेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराएगी। साथ ही सरकार इन स्पेस के माध्यम से गैर सरकारी संस्थाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए विनियामकीय ढांचे का निर्माण करेगी। वहीं इसरो की भूमिका की बात करें तो इसरो मुख्य रूप से नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और इनके अनुप्रयोगों तथा बाह्य अंतरिक्ष के बारे में मानव की समझ बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसरो के सुदूर संवेदी उपग्रहों से ओपन डेटा एक्सेस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। NGEs यानी कि गैर सरकारी संस्थाएं और सरकारी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा। इसके अलावा इसरो मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को भी प्रदर्शित करेगा। वहीं अंतरिक्ष नीति के तहत तीसरा हितधारक है NSIL। ये संस्था सार्वजनिक व्यय के माध्यम से निर्मित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्म्स का वाणिज्यीकरण करेगी। उपयोगकर्ताओं की अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को पूरा करेगी, भले ही उपयोगकर्ता सरकारी संस्था हो या फिर गैर सरकारी संस्थाएं हों। वहीं इन स्पेस की भूमिका की बात करें तो ये एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा। इसे अंतरिक्ष गतिविधियों के संवर्धन, आरंभिक समर्थन, मार्गदर्शन और प्राधिकृत करने का कार्य सौंपा गया है। यह अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उद्योग क्लस्टर्स या जोन्स, विनिर्माण केंद्र, इंक्यूबेशन केंद्र या एक्सीलरेटर या तकनीकी केंद्र आदि को बढ़ावा देगा। सार्वजनिक व्यय का उपयोग करके स्थापित या निर्मित की गई सभी सुविधाओं के उपयोग के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा। वहीं गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में बात करें तो ये संस्थाएं अंतरिक्ष संबंधी ऑब्जेक्ट्स, भू स्थित परिसंपत्तियों और संबंधित सेवाओं की स्थापना और संचालन के जरिए अंतरिक्ष क्षेत्र में एंड टू एंड गतिविधियां संपन्न करेंगी। इसके अलावा भू स्थिर कक्षा यानी कि GSO और गैर भू स्थिर उपग्रह कक्षा यानी NGSO प्रणालियों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। गैर सरकारी संस्थाएं प्रक्षेपण यान, शटल जैसी अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों का विनिर्माण और संचालन करेंगी। किसी क्षुद्रग्रह संसाधन या अन्य अंतरिक्ष संसाधन की व्यावसायिक दृष्टि से प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगी। जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की पहली गणना की अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी की। जल निकायों की गणना का उद्देश्य देश के सभी जल निकायों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। ये डेटाबेस जल निकायों के आकार, उनकी स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, जल भंडारण के भरने की स्थिति आदि पर जानकारी एकत्र करके निर्मित किया जाएगा। ये गणना केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना के तहत छठी लघु सिंचाई गणना के साथ अभिसरण में शुरू की गई थी। जल निकायों में सभी प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित निकाय शामिल होते हैं। इनका उपयोग सिंचाई या फिर अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये चारों तरफ से पक्की संरचना से घिरे भी हो सकते हैं और नहीं भी। जल निकाय गणना के तहत 24,24,000 जलाशयों की गणना की गई। इनमें से 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में है और 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। सर्वाधिक जल निकाय वाले शीर्ष 3 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में जल निकायों की संख्या सबसे ज्यादा
ज्यादा है। सबसे कम जल निकायों वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली आदि। इस गणना के मुताबिक 78% जल निकाय मानव निर्मित हैं, जबकि 22% जल निकाय प्राकृतिक हैं। 55.2% जल निकाय निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के स्वामित्व में हैं, जबकि शेष सार्वजनिक स्वामित्व के अधीन हैं। वाटर यूजर एसोसिएशंस ने जल निकायों के अतिक्रमण को रोकने में मदद की है। तो आइए अब ये जानते हैं कि जल निकायों की गणना की जरूरत क्यों है। दरअसल इसकी गिनती की या फिर गणना की जरूरत इसलिए है ताकि भूजल के पुनर्भरण के आकलन के लिए एक प्रमाणिक डेटा सेट के रूप में कार्य किया जा सके। इसके अलावा ये गणना अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी। ये खेती के स्तर पर जल व्यापार पर अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। आकार के आधार पर देश में जल निकायों के वितरण की बात करें तो तालाब 59.5% है, हौज 15.7% है, झील 0.9% है, जलाशय 12.1% है। जल संरक्षण योजनाएं या फिर रिसाव या फिर हौज या चेक डैम की बात करें तो ये 9.3% है और अन्य 2.5% हैं। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन तथा संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारत में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया। कुछ समय पहले UNCDF यानी कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने अटल इनोवेशन मिशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य नवाचारों, अंतर्दृष्टि तथा निवेश के सीमा पार आदान प्रदान को सक्षम करना है। इस प्लेटफॉर्म की प्रथम पहल एग्रीटेक चैलेंज है। इसी चैलेंज के तहत ये श्वेत पत्र जारी किया गया है। एग्रीटेक कृषि प्रक्रियाओं की दक्षता और उत्पादन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी नवाचारों का उपयोग है। भारतीय एग्रीटेक बाजार की क्षमता का 2025 तक 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें से अभी तक केवल 1% से भी कम को प्राप्त किया गया है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो ये बुनियादी ढांचे और उपकरणों की उच्च लागत, कृषि प्रौद्योगिकी समाधानों के विस्तार में एक बड़ी बाधा है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता की कमी है, ग्राहकों तक पहुंचने की लागत काफी ज्यादा है, खेती और किसानों से संबंधित डेटा सेट अपर्याप्त है। इसीलिए इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि किसान भूमि रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, मौसम रिपोर्ट, मौसम विज्ञान संबंधी डेटा आदि के बारे में उपलब्ध सार्वजनिक डेटा तक सुगम पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करके एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्थानीय कृषि संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये कार्य प्रोत्साहनों और औपचारिक वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण प्रदान करके किया जाना चाहिए। कृषि आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य विशिष्ट एग्रीटेक नीति अपनाई जानी चाहिए। UNCDF की बात करें तो ये दुनिया भर के अल्प विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख उत्प्रेरक वित्त पोषण संस्था है। ये एक स्वायत्त और स्वैच्छिक रूप से वित्त पोषित संयुक्त राष्ट्र संगठन है। ये एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़ी संस्था है। इसका गठन 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा भी आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए नियम प्रस्तावित किए हैं। वर्तमान में मंत्रालयों और विभागों को आधार का प्रमाणीकरण करने की अनुमति है। ये अनुमति सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण, जिसमें समाज कल्याण, नवाचार और ज्ञान नियम 2020 के तहत दी गई है। इसकी अनुमति सुशासन के हित में सार्वजनिक धन के रिसाव को रोकने, नवाचार को सक्षम बनाने और ज्ञान के प्रसार जैसे उद्देश्यों के लिए दी गई है। इसके अलावा यदि UIDAI गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी मानकों से संतुष्ट हो जाता है तो बैंकों और दूरसंचार कंपनियों जैसी संस्थाओं को भी प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जाती है। इसे आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 में संशोधन के माध्यम से संभव बनाया गया है। अब ये प्रस्तावित किया गया है कि मंत्रालय या विभाग के अलावा कोई भी संस्था जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहती है, उसे केंद्र या राज्य स्तर पर संबंधित मंत्रालय या विभाग को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा निवासियों के जीवन को आसान बनाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम बनाने को भी आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्यों में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। इसे भारत के निवासी अपने बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। आधार को भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। ये MeitY के तहत एक सांविधिक संगठन है।
अगली खबर बाल अधिकारों से संबंधित है। यूनिसेफ ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन SOWC 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बाल्यावस्था में टीकाकरण को प्राथमिकता देने का एजेंडा प्रस्तुत करती है। इसमें समानता को बढ़ावा देने और टीकाकरण कवरेज को संधारणीय रूप से आगे बढ़ाने के लिए टीकाकरण एजेंडा 2030 तथा गावी रणनीति 5.0 में शामिल वैश्विक रणनीतियों के आधार के रूप में उपयोग किया गया है। इस रिपोर्ट में कई प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान की गई है। इसके तहत विभिन्न माध्यमों से हर जगह प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण उपलब्ध कराना, इसके अलावा महामारी के दौरान टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों का टीकाकरण कराना। वर्तमान में भारत की 98% आबादी टीकों को बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मानती है। जीरो डोज या फिर अनुपलब्ध या छूटे हुए और अधूरे टीकाकरण वाले बच्चों की पहचान करना। साथ ही भारत जीरो डोज वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 20 देशों में शामिल था, ऐसा इस रिपोर्ट में देखा गया। समुदायों से संपर्क करके टीकाकरण की मांग को बढ़ाना, लैंगिक बाधाओं से निपटना और स्वास्थ्य प्रणालियों में जवाबदेही पर पुनर्विचार करना, टीकाकरण और स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा करना, ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करके और दानकर्ताओं के समर्थन को बेहतर ढंग से समन्वित करके किया जा सकता है। डेटा संग्रह और रोग निगरानी में सुधार करके प्रणाली को लचीला बनाना, वैक्सीन और अन्य आपूर्ति को सुनिश्चित करना। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म टेको प्लस यानी टेक्नोलॉजी इन बिल्ड कम्युनिटी हेल्थ ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी ईविन ने टीकाकरण कवरेज को बढ़ाया है और साथ ही डेटा एंट्री क्षमता में भी वृद्धि की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच के माध्यम से वैश्विक जलवायु कार्यवाही को प्रोत्साहित करेगा। ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच की बात करें तो MEF को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक राजनीतिक नेतृत्व हासिल करने के लिए प्रमुख उत्सर्जक देशों के बीच स्पष्ट संवाद को सुगम बनाना है। MEF यानी कि ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच, ये अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 80% की हिस्सेदारी करता है। MEF में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात आदि सहित 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। MEF के नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक विश्वसनीय मार्ग यानी कि क्रेडिबल पाथवेज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस पर विचार विमर्श किया। इसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक बनाए रखने के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रकों में प्रयास करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। ये 4 प्रमुख क्षेत्रक हैं। ऊर्जा का विकार्बनीकरण, इसके तहत किए जा सकने वाले प्रयास या कार्रवाइयों की बात करें तो इसमें स्वच्छ विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है, जिसे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यानी CCUS के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन संचालित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना शामिल है। वर्ष 2030 तक वनोन्मूलन को शुद्ध शून्य तक कम करना है और मौजूदा वनों का बेहतर प्रबंधन शामिल है। प्रबल गैर CO2 जलवायु प्रदूषकों से निपटना शामिल है। इसमें मीथेन उत्सर्जन में कटौती के लिए मीथेन फाइनेंस स्प्रिंट लॉन्च करना, किगाली संशोधन के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को त्वरित और चरणबद्ध तरीके से कम करना है और बेहतर कार्बन प्रबंधन करने के लिए COP28 कार्बन प्रबंधन चैलेंज के माध्यम से CCUS प्रौद्योगिकियों में तेजी लाना है। इस संबंध में अमेरिका द्वारा भी घोषित कई पहले हैं, जैसे कि अमेरिका UNFCCC द्वारा 2010 में स्थापित ग्रीन क्लाइमेट फंड को $1 बिलियन प्रदान करेगा। इस धन का उपयोग विकासशील देशों को उनके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन में मदद करने के लिए किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को एकजुट किया जाएगा। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। असम और अरुणाचल 804 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों राज्यों के बीच में 123 गाँव को लेकर के विवाद चल रहा है। ये गाँव अरुणाचल प्रदेश के 12 और असम के 8 जिलों में स्थित हैं। एक राज्य के निवासियों द्वारा दूसरे राज्य की भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोपों ने विवाद और हिंसा को जन्म दिया है। इस समझौते के तहत दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि ये समझौता अंतिम होगा और साथ ही दोनों में से कोई भी राज्य कोई नया दावा नहीं करेगा।
और अगला टॉपिक है भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी के बारे में। भारत डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की है। वर्ष 2020 में भारत और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के संबंधों को जीएसपी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी। जीएसपी यानी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जीएसपी राजनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने, आर्थिक संबंधों और हरित समृद्धि का विस्तार करने, रोजगार सृजित करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने एवं अवसरों का लाभ उठाने के लिए सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। जीएसपी का मुख्य फोकस पेरिस समझौते के कार्यान्वयन और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर है। ज़ोंबी बैंक। ज़ोंबी फर्म वित्तीय प्रणाली के समक्ष चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इसे देखते हुए विशेषज्ञों ने ज़ोंबी बैंकों की भी पहचान करने का सुझाव दिया है। ज़ोंबी फर्म या कंपनियां ऋण पर ही जीवित रहती हैं, क्योंकि वे ऋण सेवा लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं कर पाती हैं। ज़ोंबी बैंक एक ऐसा बैंक है जो व्यवहारिक रूप से दिवालिया होता है, लेकिन अपनी बैलेंस शीट पर अशुद्ध ऋणों को छिपाकर अस्तित्व में बना रहता है। स्वस्थ बैंकों की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और बैंकों में जन विश्वास को बनाए रखने के लिए इन बैंकों को बंद नहीं किया जाता है। ज़ोंबी बैंक फॉरबियरेंस लैंडिंग का सहारा लेते हैं। इस तरह से ऋण में उधारकर्ता को ऋण के भुगतान को अस्थायी रूप से रोकने या निलंबित करने की अनुमति होती है। आर्म्स लेंथ प्राइस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कथित रूप से अपनी आय छिपाने से संबंधित विवादों में आर्म्स लेंथ प्राइस को अंतिम नहीं माना जा सकता। आर्म्स लेंथ प्राइस को आयकर अपीलीय अधिकरण निर्धारित करता है। आर्म्स लेंथ प्राइस एक लेन देन है। इसमें किसी उत्पाद के खरीदार और विक्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं। आर्म्स लेंथ प्राइस ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सौदे में दोनों पक्ष अपने स्वयं के हित में कार्य करें और अन्य पक्ष के किसी भी दबाव या बाध्यता के अधीन ना हो। अगला टॉपिक है प्रयाग प्लेटफॉर्म। प्रयाग यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के रियल टाइम विश्लेषण के लिए प्लेटफॉर्म है। प्रयाग परियोजनाओं की योजना निर्माण और निगरानी, नदी जल की गुणवत्ता आदि के लिए एक रियल टाइम निगरानी केंद्र है। यह अलग अलग ऑनलाइन डैशबोर्ड जैसे कि गंगा तरल पोर्टल, गंगा जिला प्रदर्शन निगरानी प्रणाली आदि के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी करेगा। इसे नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सतकोसिया वन्य जीव अभ्यारण्य। हाल ही में सतकोसिया वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार इंडियन स्किमर की ब्रीडिंग की गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे एंडेंजर्ड का दर्जा दिया। सतकोसिया वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये महानदी के सतकोसिया गॉर्ज के आसपास स्थित है। ये ओडिशा के अंगुल, कटक, बौद्ध और नयागढ़ जिलों में फैला हुआ है। सतकोसिया में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और कम ऊंचाई वाले आर्द्र प्रायद्वीपीय साल के वृक्ष मिलते हैं। वहीं जीवों की बात करें तो यहाँ पर बाघ, हाथी, गौर, ताजे जल के मगरमच्छ, घड़ियाल, बार्किंग डियर यानी भौंकने वाला हिरन, बाइसन, जंगली कुत्ता और स्लॉथ बियर जैसे जीव पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है अन्नपूर्णा पर्वत। नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत पर लापता हुआ भारतीय पर्वतारोही जीवित अवस्था में मिल गया है। अन्नपूर्णा श्रेणी चोटियों की एक श्रृंखला है। इसमें 8091 मीटर ऊंचा माउंट अन्नपूर्णा एक दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे केटू और नंगा पर्वत की तरह शिखर तक पहुंचने के लिए सबसे कठिन चोटियों में गिना जाता है। ये काली गंडकी नदी द्वारा हिमालय को काटते हुए निर्मित एक विशाल खड्ड के पूर्व में स्थित है। ये गौर जिसे अन्य बड़े गिरिपिंड धौलागिरी से अलग करता है। स्पेस एक्स का स्टारशिप। स्पेस एक्स की नई रॉकेट प्रणाली स्टारशिप में पहली परीक्षण उड़ान के दौरान हवा में ही विस्फोट हो गया। स्पेस एक्स के स्टारशिप अंतरिक्ष यान और सुपर हैवी रॉकेट को सामूहिक रूप से स्टारशिप कहा जाता है। ये पूरी तरह से फिर से उपयोग योग्य परिवहन प्रणाली है। एक बार पूरी तरह से विकसित होने के बाद ये सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान हो सकता है। इसका कारण ये है कि ये पूरी तरह से रीयूजेबल मोड में 150 मीट्रिक टन और एक्सपेंडेबल मोड में 250 मीट्रिक टन तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। इसे चालक दल और कार्गो दोनों को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल तथा उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करने में भी सक्षम है। एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर EELS। नासा एक सर्प जैसा रोबोट EELS विकसित कर रहा है। यह अलग अलग क्षेत्रों के प्रति अपनी विविध अनुकूलन क्षमता के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण को बेहतर कर सकता है। EELS यानी कि एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर जीवन के साक्ष्यों का आकलन करने के लिए आंतरिक और इससे जुड़े गतिशील भूभागीय संरचनाओं की खोज करने में सक्षम है। EELS में घूर्णन करने वाली प्रोपल्शन यूनिट लगी हुई है। इससे EELS को आगे बढ़ाने के साथ साथ पकड़
पकड़ भी मिलती है। इसकी सहायता से EELS को हिम चादरों में मौजूद दरारों के माध्यम से गुजरने में सहायता मिलती है। इसका विशेष फोकस शनि के छठे सबसे बड़े चंद्रमा एनसेलेडस पर है। एनसेलेडस के अलावा EELS प्रणाली मंगल ग्रह के पोलर कैप्स तथा पृथ्वी की हिम चादरों में मौजूद गहरी हिम दरारों का अन्वेषण कर सकती है। देश भर में 100 फूड स्ट्रीट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने का अनुरोध किया है। इसका उद्देश्य खाद्य व्यवसायों और समुदाय के सदस्यों के बीच सुरक्षा और स्वस्थ खाद्य प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। इसे फसाई के तकनीकी समर्थन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से लागू किया जाएगा। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रति फूड स्ट्रीट या जिलों के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये सहायता 60 और 40 के अनुपात में या फिर 90 और 10 के अनुपात में दी जाएगी। इनियोचोज 23 भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास इनियोचोज 23 में भाग लेगी। इसे ग्रीस वायुसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अभिलेख पटल। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक अभिलेखों के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाले पोर्टल अभिलेख पटल की प्रशंसा की। ये इंटरनेट के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के संदर्भ माध्यम और इसके डिजिटल संग्रह तक पहुंचने के लिए फीचर्स से परिपूर्ण एक वेब पोर्टल है। ये NAI की एक पहल है। इसका उद्देश्य इसके भारतीय अभिलेखीय रिकॉर्ड्स को सभी के लिए उपलब्ध कराना है। NAI संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। ये भारत सरकार के गैर वर्तमान अभिलेखों के भंडार के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।